यानी कि ये ऐसे नेचर में गैशियस फॉर्म बन के निकल जाएगा, गैशियस फॉर्म करके निकल जाएगा। अगर कभी बर्न्स होते हैं, मतलब कभी जल जाता है, तो वो एक्चुअली स्टीम से ज़्यादा जलता है रादर दैन गर्म पानी। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस के बारे में, और तीसरी चीज़ काइनेटिक एनर्जी के बारे में, इन तीनों चीज़ों के बारे में कमेंट करना है। हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू एनसीईआरटी निकेतन। तो अभी हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, और आज के सेशन में हम एनसीईआरटी में जो समरी दी हुई है, यानी कि व्हाट वी हैव लर्नड वाला जो सेक्शन है, पहले हम वो कवर करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर्स में, लेक्चर 1 to 4 में हम लोग डिटेल्ड लेक्चर्स अलॉन्ग विद इन टेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। So let's get started with what you have already learned, okay? So yeah, here this is, let me show you. पहला पॉइंट क्या कहता है कि जो मैटर है it is made up of small particles. हमें ये बात ऑलरेडी पता है, ठीक है भाई? So this point covered. जो भी मैटर हमारे पास है वो हमारे पास 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, हमें पता है। नेक्स्ट पॉइंट, आप देखो पॉइंट नंबर 3 और 4 में हमने बस बताया है कि नंबर 1 फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किसके पार्टिकल्स में होता है, सॉलिड्स में, इंटरमीडिएट गैसेस के लिए, और मिनिमम होता है गैसेस के लिए। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आफ्टर दैट जब हम बात करते हैं स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, है ना, कि किसके पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज़्यादा स्पेस है बेटा, गैस में, है ना। जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो ऐसे मस्त खुले खुले घूम रहे हैं, बढ़िया, ठीक है, ये हो गया गैस। लिक्विड के केस में कंपैरेटिवली ये थोड़ा पास पास है, ठीक है, और सॉलिड के केस में बिल्कुल पैक्ड है, लाइक दिस, है ना, सॉलिड के केस में इस तरीके से पैक्ड है। तो गैस, लिक्विड, सॉलिड, ठीक है। इस स्पेस के ही बेसिस पे काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, गैस की, इंटरमीडिएट लिक्विड की, सबसे कम सॉलिड की। ठीक है, तो देखो द स्पेसेस इन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आर मिनिमम इन केस ऑफ सॉलिड्स एंड मैक्सिमम इन केस ऑफ गैसेस। लिक्विड्स बेचारा इंटरमीडिएट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। छोटी सी समरी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, चलिए। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा ऑर्डर्ड अभी हमने देखा किस में होता है, सॉलिड्स के केस में होता है। इन केस ऑफ लिक्विड्स लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स कैन स्लिप एंड स्लाइड ओवर ईच अदर, है ना, कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक लेयर में, मतलब लेयर बाय लेयर अरेंज होते हैं एंड कैन स्लिप ओवर वन अनदर, कि जो एक नीचे वाला पार्टिकल है वो स्लिप होके ऊपर भी आ सकता है। ठीक है, देर इज नो ऑर्डर, पार्टिकल्स जस्ट मूव रैंडमली, किसके केस में, गैसेस के केस में। ठीक है भाई, जल्दी से पॉइंट पढ़ लो, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर इंटर कन्वर्टेबल होते हैं जनरली। सॉलिड से आप लिक्विड में जाओगे, हीट करना पड़ेगा, लिक्विड से गैस में जाओगे, हीट करना पड़ेगा। ठीक है, गैस टू लिक्विड कूल करना पड़ेगा, लिक्विड टू सॉलिड गैस हीट करना, कूल करना पड़ेगा, सॉरी, लिक्विड टू सॉलिड, बर्फ कैसे जमाते हो, फ्रीजर में, कूल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी हमें पता है। द स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर और बोथ। ठीक है, चलो सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, जब हम डायरेक्टली सॉलिड से गैस में ट्रांजिशन ले सकते हैं विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्पेस, without passing through liquid phase. Okay, then deposition sublimation का opposite, जब गैस डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाए विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड फेज तो वो डिपोजिशन। तो चलो ये भी आता है हमें। बॉइलिंग जो है वो एक बल्क फिनोमेना होता है, ये हमने बॉइलिंग और इवेपोरेशन में डिस्कस भी किया था प्रॉपर एक टैब्यूलर फॉर्म में, है ना। तो जो बॉइलिंग है बेटा वो एक बल्क फिनोमेना है, यानी कि पूरे सारे पार्टिकल्स में होता है। ठीक है, इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है। देखो बहुत अच्छी बात है, बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेना है,
पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क यानी कि होल ऑफ द लिक्विड, पूरा लिक्विड जो है, चेंज इनटू वेपर स्टेट। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, यानी कि जो पार्टिकल्स पहले सरफेस पे हैं वो उड़ेंगे, फिर नीचे वाले आगे सरफेस पे वो उड़ जाएंगे, फिर उससे नीचे वाले आगे वो उड़ जाएंगे, लाइक दैट। ठीक है, सो evaporation is a surface phenomena. Particles from the surface gain enough energy to overcome the forces of attraction present in the liquid and change into vapor state. करेक्ट है, सही बात है, यही पढ़ा है हमने इवेपोरेशन और बॉइलिंग के लिए। तो यार ये दोनों पॉइंट्स भी हो गए। ठीक है, नीचे चला जाए, लेट्स गो। द रेट ऑफ इवेपोरेशन, हम हैं इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, या रेट ऑफ इवेपोरेशन मतलब कि स्पीड ऑफ इवेपोरेशन, यानी कि इवेपोरेशन कितना जल्दी होगा या कितना स्लो होगा, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है बेटा। नंबर 1 सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया एक्सपोज्ड। जब भी हम बात कर रहे थे कि हम कपड़े हमेशा फैला के सुखाते हैं, है ना, टू द एटमॉस्फेयर। द टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, है ना। ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी इवेपोरेशन का रेट उतना स्लो होता है। ठीक है, एंड द विंड स्पीड, जितनी तेज़ हवा चल रही होती है तो हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स तुम जज कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ ये सोच के कि हमारे कपड़े कब जल्दी सूखेंगे। ठीक है, चलो ये वाला पॉइंट भी हो गया। इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, ये बात भी हम पढ़ चुके हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की एक प्रॉपर डेफिनेशन आई वुड से बेटा एग्जैक्टली यहाँ से इसको 4 से 5 बार रीड करो। समझाया पिछले लेक्चर में भी है, फिर से समझा देते हैं, और इसको ना एज इट इज़ यू शुड लर्न इट। ओके, पढ़ो, समझो, याद करो। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपके पास 1 kg लिक्विड है, ठीक है, और आपको उसको गैस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो जितनी एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि वो पूरा लिक्विड गैस में चेंज हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, फेज चेंज के दौरान जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, आपने हीट प्रोवाइड की स्टोव के ऊपर रख दिया, फिर भी टेम्परेचर गेन नहीं होगा। वो हीट कहाँ यूटिलाइज होगी? फेज चेंज करने में, ना कि टेम्परेचर को राइज करने में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन latent heat of vaporization is the heat energy required to change 1 kg of a liquid। ठीक है, एग्जैक्टली आपने कितना लिया? 1 kg लिक्विड लिया, उसको गैस में कन्वर्ट करने के लिए किस प्रेशर पे? एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जब वो लिक्विड बॉइल होना शुरू होगा तभी तो वो वेपराइज होना शुरू होगा। ठीक है, आई एम होपिंग दिस इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब यहाँ पे क्या होगा? इट इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। अभी बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं होगा, सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा वो कब होगा बेटा? उसके मेल्टिंग पॉइंट पे होगा, है ना। सॉलिड हमेशा मेल्ट करता है। ठीक है जी, सो दिस इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक यू शुड लर्न इट प्रॉपरली। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। सब मेजरेबल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स टू रिमेंबर। ओके, तो बेटा इन्हें हम बोलते हैं 7 बेसिक, मतलब कि जो हमारे फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ठीक है, नंबर 1 टेम्परेचर, ठीक है, लेंथ, मास, वेट, volume, density, pressure. Some measurable quantities. Okay, these are not the fundamental ones. I take my words back. Okay, these are not the fundamental ones, but just some measurable quantities जो हमारे लिए useful हैं। ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन होती है। हमेशा याद रखना
टेम्परेचर की जो SI यूनिट होती है वो केल्विन होती है, डिग्री सेल्सियस नहीं होती है, ठीक है। लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, वेट के लिए न्यूटन, वॉल्यूम के लिए क्यूबिक मीटर मतलब मीटर क्यूब, ठीक है। इसके लिए क्यूबिक मीटर मतलब m एंड दिस क्यूब, क्योंकि देखो अगर तुम किसी चीज़ की वॉल्यूम निकालते हो, से लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट क्यूबॉइड के लिए, तो तीनों एक तरीके से लेंथ सी है ना, तो जब मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या बना, मीटर क्यूब बना, ठीक है। डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। प्रेशर के लिए पास्कल्स, क्लियर है। जल्दी से इसको देख लो एंड आई थिंक यहाँ के बाद हमारी एक्सरसाइज शुरू हो जाती है, ठीक है बेटा। यहाँ पे आती है हमारी एक्सरसाइजेस, डिस्कस किया जाए। आई एम होपिंग दिस इज क्लियर टू यू। आगे ये रही हमारी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द सेल्सियस स्केल। ओके, हमेशा याद रखना पहली चीज, 0 डिग्री सेल्सियस is equal to 273 Kelvin. Let me change the color. Yes, हमने इससे पहले भी देखा था that 0 डिग्री सेल्सियस is equal to 273 Kelvin, ठीक है। यानी कि जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो डिग्री सेल्सियस में कम होनी चाहिए, केल्विन में वो वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। इतना समझ में आ रहा है? तुम कह रहे हो मैम हम भूल गए रिलेशनशिप एग्जाम में जाके, कहाँ +273 होना था, कहाँ -273 होना था। इट्स ओके, इतना तो समझ में आता है ना कि 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के इक्वल है। तो डिग्री सेल्सियस वाली जो वैल्यू है वो हमेशा कम होगी केल्विन वाले से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, ठीक है। यानी कि दिस इज 293। अब हमारे मन में एक ही क्वेश्चन होना चाहिए कि या तो इस वैल्यू में से 273 माइनस करना है या इसमें 273 ऐड करना है। तो डिग्री सेल्सियस है तो ऑफ कोर्स यार ऐड ही करोगे ना, सब्ट्रैक्ट करोगे। डिग्री सेल्सियस छोटी यूनिट, ठीक है भाई, डिग्री सेल्सियस छोटी यूनिट। तो देखो 293 - 273 ये वैल्यू आपके पास किस में आ जाएगी, डिग्री सेल्सियस में। ओके, सो 293 - 273 बेटा कितना हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ से देखो हमें रिलेशनशिप भी वैसे तो हमें पता ही है, फिर से देख लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, केल्विन स्केल में तुम्हारे पास जो भी है K - 273, K - 273 gives you the value in degree Celsius, ओके। और अगर तुम्हें कोई वैल्यू केल्विन स्केल में चाहिए तो देखो केल्विन में वैल्यू तभी तो ज़्यादा निकल के आएगी ना जब आप डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू में 273 को ऐड करोगे, ठीक है। हमेशा आप ऐसे ही सोचो, यहाँ पे ऑलरेडी हमें केल्विन में वैल्यू गिवन है और हमें सेल्सियस में निकालना है, तो जो वैल्यू सेल्सियस में निकल के आएगी वो 293 से छोटी होनी चाहिए, है ना। तो छोटी कब आएगी, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे। तो 293 - 273 गिव्स यू 20 डिग्री सेल्सियस। नेवर फॉरगेट टू राइट दिस थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले बेटा आप हमेशा फॉर्मूला बताओगे उसको, ठीक है, जब आपको फाइनली एग्जाम में, सब्जेक्टिव एग्जाम में लिखना है। सो फर्स्ट राइट दिस, ठीक है, that K - 273 gives you in degree Celsius। फिर यहाँ पे केल्विन की वैल्यू डालोगे 293 - 273, तो फाइनली ये वैल्यू बेटा किस में आ गई, 20 डिग्री सेल्सियस में आ गई। क्लियर है, आई थिंक यस। सो दिस वाज आवर पार्ट नंबर A। अब बात कर लेते हैं पार्ट नंबर B के बारे में, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट पार्ट B। सेम चीज़ करनी है, 470 केल्विन, ओके। 470 - 273, तो ये वैल्यू बेटा हमारे पास किस में आनी चाहिए, डिग्री सेल्सियस में आनी चाहिए, ठीक है। तो 10 - 3 7 19 197 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चे। क्लियर है बोथ द पार्ट्स। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द केल्विन स्केल। अब की बार हमें केल्विन में जाना है।
केल्विन में वैल्यू हमेशा बड़ी वाली होगी, है ना। तो चलो फिर से देख लेते हैं। यहीं पे देखो अभी हमने सीखा k इज इक्वल टू सी प्लस 273, राइट। तो पहले हम उसको लिख के बताएंगे दैट k इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू, ठीक है, प्लस 273। हम ये यूज कर रहे हैं फॉर्मूला, मेक श्योर टू ऑलवेज यूज द फॉर्मूला, ओके। यस, तो डिग्री सेल्सियस में वैल्यू है बेटा 25, सो 25 प्लस 273, तो ये कितना हो गया 298 केल्विन, है ना। दिस कम्स आउट टू बी यस 298 केल्विन। क्लियर है, आई थिंक यस। आगे देखते हैं 373 plus 273, okay. This was for part A and let's solve here for part B, okay. Part B, all right. So this will be 373 degree Celsius, मतलब ये बहुत हाई टेम्परेचर है, राइट। 373 डिग्री सेल्सियस, 373 प्लस 273, जब आप इसको करोगे तो ये वैल्यू किस में आनी चाहिए, केल्विन में आनी चाहिए। सो 3 प्लस 3 6, 14 एंड 3 646, राइट। सो दिस विल बी 646 केल्विन, ऑलराइट। जल्दी से चेक कर लो बेटा। सो दिस इज डन। आगे बढ़ते हैं। गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। नंबर 1, नैफ्थलीन बॉल्स, वी टॉक्ड अबाउट इट, है ना, हमारे लेक्चर में हमने बात की थी इसके बारे में। सो नैफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। ऐसा क्यों हो रहा होगा, जब बच्चे कोई भी चीज़ सॉलिड से गैस में चेंज हो रही है, राइट, सॉलिड से गैस में चेंज हो रही है विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। दो बच्चे सॉरी, जो हमारी ये नैफ्थलीन बॉल है, ठीक है, जो ये हमारी नैफ्थलीन बॉल है, ये सब्लिमेट हो जाती है, यानी कि ये ऐसे नेचर में गैशियस फॉर्म बन के निकल जाएगा, गैशियस फॉर्म करके निकल जाएगा। तो इसीलिए वो हमें वहाँ पे कुछ दिन बाद कोई सॉलिड नहीं मिलता, ठीक है। इसकी एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देख लो। सो एट रूम टेम्परेचर नैफ्थलीन बॉल्स अंडरगो सब्लिमेशन, यही बताया, दैट इज, अब सब्लिमेशन को यहीं पे एक्सप्लेन कर दो, दैट इज दे डायरेक्टली कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू गैशियस स्टेट, ठीक है भाई, विदाउट हैविंग टू अंडरगो एनी लिक्विड स्टेट। तो देखो एग्जैक्टली वही एक्सप्लेन किया है ना जो हमने समझा, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू एक्सप्लेन, ओके। नेक्स्ट, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। अब जो जनरली हमारे पास परफ्यूम होता है वो उसमें गैशियस पार्टिकल्स भी होते हैं, है ना। अब जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर हैं, they move at a higher speed, okay, and they have like large intermolecular spaces between them. अभी हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एयर की बात कर रहे हैं, we are talking about air, okay. अब जो परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं, परफ्यूम comprises substances that are volatile, यानी कि अगेन बहुत जल्दी वेपराइज हो जाते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी वो एटमॉस्फेयर में गैस बन के निकल जाएंगे, ठीक है, विच स्कैटर क्विकली इन द एयर, वो फटाफट से एयर में से मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, बिकमिंग लेस कॉन्सेंट्रेटेड ओवर अ डिस्टेंस। जितना दूर मैं जाती जाऊंगी उतनी कम मुझे फ्रेग्रेंस आती है ना, बट स्टिल वो फ्रेग्रेंस थोड़ी सी दूर तक, 1-2 मीटर 3-4 मीटर तक आपको महसूस होगी, राइट। सो वी आर एबल टू स्मेल द परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे, कि 3-4 मीटर 5-7 मीटर दूर भी अगर आप बैठे हो तो भी आपको फ्रेग्रेंस आएगी। तो जल्दी से बेटा पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी दोनों आपको समझा दिए हैं, फटाफट से इसको रीड करो, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताओ, ठीक है। आई एम सेइंग आउट ऑफ द स्क्रीन, लेट मी नो, ओके। अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम।
water, sugar, oxygen. Okay, so water is a liquid, right? Water is a liquid, sugar is a gas, sugar is a solid, my bad, I was looking at oxygen. Sugar is, okay, let's write it again. Water is a liquid, sugar is a solid and oxygen is a gas, right? उनके इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस के बारे में अगर बात करें तो बेटा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में होते हैं? सॉलिड्स में होते हैं, है ना? सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, देन लिक्विड में होता है, एंड सबसे कम जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है वो गैस में होता है ना? जैसे कि अभी हमने समरी में भी देखा था कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल ऐसे मस्त पैक्ड है, अगर कोई दूसरे के बहुत पास है इट शोज कि जो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत पास है, ठीक है? आप और मैं रोज मिलते हैं, इसका क्या मतलब है कि हमारे बीच में देयर इज अ गुड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट? लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़ा ऐसे दूर दूर, ठीक है? और गैस में ऐसे बिल्कुल ही लाइक दिस, ठीक है? तो चलो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा किस में होगा? ऑक्सीजन में होगा। छोटे से बड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे कम ऑक्सीजन में होगा, फिर वाटर में होगा एंड देन शुगर में होगा, ठीक है? देन इट विल बी इन द शुगर। कूल है? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस? वेरी गुड क्वेश्चन। 25 डिग्री सेल्सियस मतलब हम बात कर रहे हैं रूम टेम्परेचर के बारे में, राइट? 25 डिग्री सेल्सियस इज अ रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे बेटा पानी कैसा होता है? लिक्विड ही होता है ना? इट इज लिक्विड, सो द आंसर इज लिक्विड। ओके, सो द आंसर इज लिक्विड। ओके, लेट्स टॉक अबाउट बी, 0 डिग्री सेल्सियस। मैम आइस यानी कि सॉलिड, यू आर राइट। नाउ लेकिन अगर आप इसको ऐसे देखो कि हम आइस को पिघालने की कोशिश करें, ठीक है? 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने उसको हीट प्रोवाइड किया, तो जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट होगा, और हमने पढ़ा है कि फेज चेंज के दौरान हम जो हीट प्रोवाइड करते हैं वो टेम्परेचर में शो नहीं होती, मतलब टेम्परेचर राइज नहीं होगा, वो हीट किस लिए यूटिलाइज होगी? फेज चेंज करने के लिए, स्टेट चेंज करने के लिए, ठीक है? तो एक्चुअली एट 0 डिग्री सेल्सियस जो पानी है वो आइस की तरह भी एग्जिस्ट करेगा और वाटर की तरह भी एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे यू कैन से एज वाटर, ठीक है? यहाँ पे यू कैन से इन बोथ solid and liquid state, solid and liquid state, all right? यानी कि यहाँ पे जो पानी है बेटा वो वाटर के फॉर्म में भी आपको मिलेगा एंड वो आपको आइस के फॉर्म में भी मिलेगा, ओके? मिल सकता है एटलीस्ट, ओके? 100 डिग्री सेल्सियस, तो बिकॉज ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वी आर टॉकिंग एट मेल्टिंग पॉइंट। ये कौन सा टेम्परेचर है बेटा? दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, नॉट वाटर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ठीक है? 100 डिग्री सेल्सियस बेटा क्या होगा? दिस इज नाउ बॉइलिंग पॉइंट, राइट? तो ऐसा आप सिर्फ 100 डिग्री और 0 डिग्री पे ही बोलोगे, बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? तो यहाँ पे जो पानी है वो बेटा लिक्विड की तरह भी एग्जिस्ट कर सकता है एंड गैशियस फेज में भी एग्जिस्ट कर सकता है फॉर द सेम रीजन, ठीक है? फेज चेंज के दौरान टेम्परेचर राइज ना होके क्या होता है? फेज चेंज में वो एनर्जी यूज होती है, ठीक है? तो यहाँ पे जो वाटर है वो किस फॉर्म में मिलेगा? हमें वाटर के फॉर्म में भी मिलेगा
वाटर के फॉर्म में भी मिलेगा प्लस वाटर वेपर्स के फॉर्म में भी मिलेगा. ओके, इज इट क्लियर? आई एम होपिंग यस. ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जैक्टली डिस्क्रिप्शन भी दिख रही है. 25 डिग्री सेल्सियस वाटर विल बी इन द लिक्विड फॉर्म, नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात हो रही है. एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर कहाँ पे है? अभी अपने फ्रीजिंग पॉइंट पे है. हमने यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ही लिखा था ना. ओके चलो ठीक है, इसको तो मेल्टिंग भी बोल सकते हो. ठीक है, या फ्रीजिंग पॉइंट व्हाटसोएवर. ठीक है, हेंस बोथ सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस विल एग्जिस्ट. ओके, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट पे है तो बोथ लिक्विड एंड गैशियस फेज में वो एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई. हमें 2 कारण देने हैं जस्टिफाई करने के लिए. वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड. लिक्विड है हमारा पानी रूम टेम्परेचर पे. क्यों? दूसरा, आयरन अलमीरा, कोई जो अलमारी है वो सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे. अरे बाप रे, एक चीज लिक्विड क्यों है और एक चीज सॉलिड की है? तो देखो यहाँ पे क्या करना है ना तुमको, जो भी लिक्विड और सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिगार्डिंग देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या जो उसके पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस है, आपको वही एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन करने हैं. ठीक है, लेट मी शो यू हाउ. सो सी, वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड क्यों होता है? सो इसका पहला रीज़न है कि यार रूम टेम्परेचर पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं पानी के बीच में, दे आर लेस. ठीक है, इसीलिए पानी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. नंबर 2, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं और काइनेटिक एनर्जी है अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट्स लाइक मोर. ओके, सो दिस enables water molecules to interchange their spaces and hence they remain liquid at room temperature. ठीक है, अलमीरा के लिए भी आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करना है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं एक अलमीरा के लिए, क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो बहुत ऐसे क्लोज हैं. ठीक है, तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत हाई हैं. दूसरी तरफ अगर आप बात करो उसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस के बारे में और उसके काइनेटिक एनर्जी, दोनों ही क्या है बेटा, कंपैरेटिवली पानी से कम है क्योंकि ये सॉलिड स्टेट है. ठीक है, तो इसीलिए जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर हेल्ड टुगेदर वेरी टाइटली एट रूम टेम्परेचर एंड दैट्स व्हाई दे आर सॉलिड. ओके, सो सिमिलरली बेटा आपको सॉलिड या लिक्विड के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस के बारे में और तीसरी चीज़ काइनेटिक एनर्जी के बारे में, इन तीनों चीज़ों के बारे में कमेंट करना है. पहली चीज़, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसे होते हैं. नंबर 2, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कैसे होते हैं. नंबर 3, काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है. ठीक है, और उससे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के पास रहेंगे या दूर रहेंगे. पास रहेंगे तो सॉलिड स्टेट, मीडियोकर से रहेंगे तो लिक्विड स्टेट, बहुत ही दूर रहेंगे तो गैशियस स्टेट. समझ में आ गया? आई एम होपिंग यस. Why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? तो यहाँ पे आपको latent heat of fusion को explain करना है. यहाँ पे जो मेन मुद्दा है that is, क्योंकि आप आइस और वाटर के बारे में बात कर रहे हो, so you have to, number 1, you have to talk about latent heat of fusion. अभी पढ़ा था हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा कि स्टीम जो है अगर कभी बर्न्स होते हैं, मतलब कभी जल जाता है, तो वो एक्चुअली स्टीम से ज़्यादा जलता है रादर देन गर्म पानी. ऐसा होता है. ठीक है, कारण वहाँ पे क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. यहाँ पे है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. अब देखो, जब आप 273 केल्विन पे बात करते हो, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे बात करते हो, आइस विल एब्जॉर्ब हीट एनर्जी, या फिर जिसको आप लेटेंट हीट बोलते हो, उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, इन द फॉर्म ऑफ मीडियम टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ताकि वो पानी में कन्वर्ट हो जाए. है ना, क्योंकि जब भी हम से मेल्टिंग पॉइंट पे बात करें 0 डिग्री सेल्सियस पे,
और हम इवन हीट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो हीट एनर्जी है बेटा वो कहाँ यूटिलाइज हो रही है, फेज चेंज में। आइस को वाटर में चेंज होने के लिए वो एनर्जी यूज हो रही है। वाटर या आइस का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, उस टाइम पे वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है, आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है। देयर विल बी नो टेम्परेचर चेंज। ओके, सो या एज अ रिजल्ट आइस हैज़ अ ग्रेटर कूलिंग इम्पैक्ट, इसीलिए आइस के पास ज़्यादा कूलिंग इम्पैक्ट होता है रादर देन वाटर। कब? एट सेम टेम्परेचर। 0 डिग्री सेल्सियस वाली आइस ज़्यादा ठंडी होगी, 0 डिग्री सेल्सियस वाला पानी, मैम आइस। ठीक है, सिंस वाटर डज नॉट एब्जॉर्ब द एक्सेस हीट फ्रॉम द मीडियम, जो पानी है वो तो कन्वर्ट हो चुका है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। What produces more severe burns, boiling water or steam? तो बेटा the answer is steam. Why? Latent heat of vaporization. उसके पास steam के पास ज़्यादा latent heat होती है, छुपी हुई heat होती है। ठीक है, steam produces severe burns. Why? It is an exothermic reaction, मतलब heat बाहर निकलती है, that releases high amount of heat which had to be consumed during vaporization. इसके अलावा आप यहाँ पे point add करोगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है वो समझा चुके हैं, और एनसीईआरटी के समरी में यानी कि व्हाट यू हैव लर्नड में मार्क भी करा दिया। ठीक है, यहाँ पे आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को मेंशन करना आपको पड़ेगा। ओके, इज इट क्लियर? आई थिंक या, आगे चलते हैं। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ABCDEF सारे हमको इस डायग्राम में बताना है कि ये सब क्या है। ठीक है, चलो बता देते हैं जी। सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं। आइस से जब वाटर बनता है उसको आप क्या बोलते हो, मेल्टिंग या फ्यूजन, राइट? सो ए इज, चलो साइड में लिख लेते हैं, बेटर रहेगा, है ना? तो ए इज मेल्टिंग और फ्यूजन। हमेशा आइस, वाटर, स्टीम, इनके टर्म्स में आप सोचोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मेल्टिंग को ही हम फ्यूजन भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्यूजन। ठीक है, बी के बारे में बात करते हैं। बी है यहाँ लिक्विड टू गैस वेपराइजेशन, है? लिक्विड से गैस बन रहा है तो हम क्या उसको बोलेंगे बेटा, वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। ठीक है, बी हो गया। सी के बारे में बात करते हैं, अब उल्टा चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, सी के बारे में बात करते हैं। गैस टू लिक्विड, गैस टू लिक्विड स्टीम है। स्टीम को जब तुम कूल करोगे तो वो वाटर में कन्वर्ट होगी, क्या बोलते हैं प्रोसेस को, कंडेंसेशन। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज, सी इज कंडेंसेशन। ऑलराइट, डी के बारे में बात करते हैं, इधर आना पड़ेगा। लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग, है ना? अगर तुम्हें वाटर से आइस बनानी है, सो ईदर यू कैन कॉल इट फ्रीजिंग या फिर यू कैन यूज द वर्ड सॉलिडिफिकेशन और सॉलिडिफिकेशन, ये भी ठीक वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऑलराइट, सॉलिडिफिकेशन। ABCD में कोई डाउट है? नहीं, आगे बढ़ते हैं। E एंड F। E सॉलिड से गैस जब हम डायरेक्ट जा रहे हैं विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, वो क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, दिस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। करेक्ट है, करेक्ट बात है। F, F गैस से सॉलिड जा रहे हैं डायरेक्टली, डिपोजिशन। F इज डिपोजिशन। ठीक है बेटा, बस सारे प्रोसेस जो हमने पढ़े हैं वही यहाँ पे मेंशन कर दिए। ठीक है, मेल्टिंग, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन, और सब्लिमेशन का ऑपोजिट डिपोजिशन। ठीक है, लेट मी सी। ओह, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई एम होपिंग यू हैड फन। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।